कृष्णनंदन कुमार सिंह, गुड इवनिंग। प्रवीण कुमार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? फिट एंड फाइन है? बीपीएससी की कैसी तैयारी चल रही है? बिट्टू कुमार, गुड इवनिंग। बहुत दिन बाद बिट्टू कुमार जुड़े हैं, बीच में क्लास नहीं कर रहे थे। मेरी आवाज बच्चों पहुंच रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधिका, रूबी, प्रवीण कुमार, कृष्णनंदन कुमार सिंह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ज्योति, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप लोग? चलिए, आज मैं आपसे बिहार बीपीएससी के मेन में एक बहुत अलग टॉपिक पर प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न की बच्चों में चर्चा करूंगा। और बीपीएससी मेंस में पॉलिटी के सेगमेंट में बच्चों बहुत ही गजब क्वेश्चंस क्या है पूछे गए हैं। आपका क्लास ऑफलाइन कब से होगा बिट्टू कुमार? तो मैं कुछ दिनों में बता पाऊंगा। और जैसे ही मेरी अभी यहाँ पर बिट्टू ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो जैसे ही वो क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद जो है आता हूँ मैं। आईआर की क्लास चल रही है, तो यहाँ पर बच्चों लोग आते हैं और ठीक है। पटना कब आएंगे? आपका ऑफलाइन क्लास कब से होगा? भारी व्यस्तता यहाँ के ऑफलाइन में चल रही है, और शनिवार रविवार को भी बच्चों वक्त इस बार नहीं मिल पाया। आने का मन तो था मेरा, लेकिन एमपीपीएससी के इंटरव्यू के लिए कल मुझे इंदौर जाना पड़ा। और इंदौर के प्रोग्राम को मैं इसलिए टाल नहीं सकता था क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और उसमें कुछ अपने भी पढ़ाए हुए बच्चे थे, तो इसलिए मैं जल्दी ही आऊंगा। लेकिन तब तक आप लोग इन कक्षाओं में हम लोग जितना ज़्यादा कवर कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा बच्चों। तो बीपीएससी में बच्चों एक प्रकार का सवाल जो है, जो बीपीएससी है, इसमें क्या है, रोल ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में क्या है, रोल ऑफ जो पॉलिटिक्स है इसके बारे में आपसे सवाल क्या पूछा गया, ठीक है। और कास्ट एंड क्लास जो है, जैसे एक सवाल बीपीएससी मेंस में पूछा गया, और वो बीपीएससी मेंस में क्या पूछा गया कि कास्ट एंड क्लास प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स, ठीक है। ये बीपीएससी मेंस का जो क्वेश्चन है बच्चों, ये यहां पर 48 to 52 बीपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछा गया, कास्ट एंड क्लास। तो इसको हम लोग यहां पर पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसकी हिंदी होगी कि भारत में जाति एवं वर्ग राजनीति में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। भारत में जाति एवं वर्ग राजनीति में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप मेरी क्लास से और एनसीईआरटी में जो लोकतांत्रिक राजनीति की कक्षा 10 की एनसीईआरटी है, उन दोनों को मिलाकर, मतलब क्लास को अगर आप वहां से सब्सटेंटिएट कर लेंगे, वहां से पढ़ना शुरू करेंगे, और जो मैं डिस्कशन आज आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, अगर आप उसको समझ लेंगे बच्चों, तो ये आपके लिए क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को आप टैकल कर पाएंगे। ये क्वेश्चन नॉर्मली जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन होते हैं उनसे थोड़ा बिल्कुल अलग क्वेश्चन हो गए, और सही मायने में पॉलिटी के क्या है बच्चों क्वेश्चन है, ये पॉलिटी के क्वेश्चन है। तो भारत में जाति व राजनीति, जाति व वर्ग राजनीति में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। तो अब यहां पर बच्चों इसमें हम लोग सबसे पहले कि राजनीति देखो बच्चों कई तरह की होती है। जैसे अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति के क्या है, विभिन्न रूप होते हैं, ठीक है। राजनीति के जो विभिन्न रूप होते हैं, वो विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं? एक होता है बच्चों कास्ट पॉलिटिक्स, जाति राजनीति, ठीक है, जाति राजनीति, कास्ट पॉलिटिक्स। एक है बच्चों वर्ग राजनीति, क्लास पॉलिटिक्स, ठीक है। कास्ट, यहां पर कास्ट पॉलिटिक्स और क्लास पॉलिटिक्स, ये क्या है। फिर इसके साथ ही बच्चों एक होती है लिंग राजनीति, लिंगी राजनीति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों जेंडर पॉलिटिक्स, जेंडर पॉलिटिक्स। फिर इसी तरह से बच्चों क्या है एक बीपीएससी में, अच्छा ये दोनों क्या है, जैसे आप देखें कि 48 से 52 बीपीएससी में बच्चों ये पूछा गया। बीपीएससी कितना मेंस का सुंदर एग्जाम है। बीपीएससी परंपरागत ढांचे में नहीं बनता है, और अगर इसको कोई बच्चा मेरे कहने के अनुसार आनंद लेते हुए तैयारी करे तो कुछ क्वेश्चन तो बच्चों एनसीईआरटी से लिख देगा, 10th एनसीईआरटी से, और कुछ थोड़ा भी अखबार पढ़ के और चीजों को अगर सब्सटेंटिएट कर ले जाए तो उसे वहां पर लिख देगा। यहां पर 48 to 52 बीपीएससी में पूछा गया। फिर बच्चों यहां पर एक और सवाल था जो हम लोगों के लिए, मतलब टीचर्स और एक्सपर्ट्स के लिए बहुत ही चौंकाने वाला सवाल था, और वो सवाल यहां पर ये था जो डिस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स और एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स पर पूछा गया। मतलब एक डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, विकासात्मक राजनीति, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स और विकासात्मक राजनीति के साथ साथ यहां पर जो पहचान मूलक राजनीति है, इस पहचान मूलक राजनीति के साथ यहां पर जुड़ा गया एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स। अच्छा ये भी बीपीएससी में बच्चों पूछा गया, और
ये भी बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे कि क्वेश्चन के रूप में क्या पूछा गया। मैं यहां पर हाँ, ये जो है कि जैसे कि ये जो बच्चों सवाल था ये 63rd बीपीएससी में पूछा गया, इसमें पूछा गया, ये 63rd बीपीएससी में बच्चों इस क्वेश्चन को पूछा गया 2019 में। तो ये बीपीएससी का लेवल है, इस लेवल तक आपको पहुंचना है धीरे धीरे। और यहां से क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो क्वेश्चन रिपीट भी, जैसे एक साल ये पूछा तो इसके साथ ही इसको पूछ लिया। और इसमें भी बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा कि डू यू एग्री दैट इंडियन पॉलिटिक्स टुडे प्राइमरली रिवॉल्व्स अराउंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स। यहां पर आप देखिए इस सवाल को क्या है कि डू यू एग्री इंडियन पॉलिटिक्स revolve around developmental politics rather than aspective politics। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका ध्यान इन सब चीजों पर भी होना चाहिए। जाति का फैक्टर सबसे पहले मैं लूंगा कि राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। भारतीय राजनीति में जातिवाद है या फिर जातियों का राजनीतिकरण है। यहां पर कि बीपीएससी के इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपको यह सवाल क्या है ढूंढना पड़ेगा कि क्या भारत की राजनीति में, भारत की जो राजनीति है, राजनीति में जातिवाद है या जातियों का राजनीतिकरण हुआ है। यह भी एक सवाल है। और यह सवाल दरअसल क्या है, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे रजनी कोठारी, इनके कॉन्टेक्स्ट में उठाया था, इसको भी हम लोग क्या समझेंगे। ठीक है, राजनीति में जातिवाद है, ये बात भी बहुत लोग कहते हैं। और इस बात को कहकर वे ये बताना चाहते हैं कि जाति इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका क्या अदा करती है। तो अगर हम लोग यहां पर इस बात को कहें कि भारत की जो राजनीति है, राजनीति में जातिवाद है, ठीक है, ये बात जैसे ही हम इस बात को कहते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर यह है कि जातियां जो हैं, जो जातियां हैं वो राजनीति में अहम भूमिका अदा करती हैं। भारत की राजनीति में जातिवाद में जातियां कैसे राजनीति में अहम भूमिका अदा करती हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम लोग चुनावी राजनीति की बात करें, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करें, तो जो चुनावी राजनीति होती है, चुनावी राजनीति में जो राजनीतिक दल हैं, जो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, ये प्रत्याशियों का चयन, विधानसभा का इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो, चयन जाति के आधार पर, जाति के आधार पर करते हैं। अन्य बातों के साथ साथ जाति के आधार पर करते हैं। और यहां पर अन्य बातों के साथ साथ, ठीक है, ये क्या है, राजनीतिक दल प्रत्याशियों का जो चयन करते हैं वो चयन क्या है, जाति के आधार पर करते हैं। कई बार इसे कास्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है, जाति इंजीनियरिंग या जाति अभियांत्रिकी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो कैंडिडेट हैं उनका चयन वो जाति के आधार पर करे, जातिगत समीकरण के आधार पर करे, तो इसका मतलब कि राजनीति में जाति की भूमिका है, पहला पॉइंट। दूसरी बात यह है कि प्रत्याशी और राजनीतिक दल दोनों, प्रत्याशी और राजनीतिक दल दोनों मतदाताओं से जातिगत पहचान के आधार पर जातिगत पहचान के आधार पर वोट देने की मांग करते हैं, जातिगत पहचान के आधार पर वोट देने की मांग करते हैं। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद के गठन में भी सभी प्रमुख जातियों को स्थान देकर, सभी प्रमुख जातियों को स्थान देकर जातिगत संतुलन को साधने की कोशिश की जाती है। जो जातिगत संतुलन है, उस जातिगत संतुलन को, जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि किसी राज्य में किसी प्रमुख जाति समूह को अगर मंत्रिपरिषद में स्थान नहीं दिया जाता है तो माना जाता है कि सबको यहां पर प्रतिनिधित्व या भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकी। तो यहां पर बच्चों क्या है कि भारत की राजनीति में जातिवाद या जातिगत राजनीति में अहम भूमिका कैसे अदा करती है, 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अच्छा, एक यहां पर यह भी बात है कि बात केवल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की ही नहीं है बच्चों, बात केवल यहां पर जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की ही नहीं है। दरअसल बात जो है यहां पर डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की भी है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की नहीं है। बात दरअसल यहां पर क्या है, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की भी क्या है। नोट हो गया बच्चों? वेरी गुड। राधिका तो बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड से, राजधानी नहीं वंदे भारत की स्पीड से लिख रही है।
और लोगों का स्पीड जो है वो पैसेंजर ट्रेन वाला दिख रहा है भाई इस स्पीड के सामने। नोट कर लिया बच्चों आपने? ये क्या होता है? वंदे भारत भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन 160 की स्पीड में भी ट्रेन चली थी। वेरी गुड। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये मैंने आपको बताया, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हिंदी में जो चुनावी राजनीति कही जाती है उसी को इंग्लिश में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कहते हैं। उसी को क्या है? इलेक्टोरल मतलब जो इलेक्शन से जुड़ी हुई पॉलिटिक्स होती है। एक होती है सरकार गठन से जुड़ी हुई पॉलिटिक्स। ये 3 पॉइंट आपने लिखा होगा। जो चौथा पॉइंट है, भारत में वितरणात्मक जो राजनीति है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो पॉलिटिक्स है में भी जाति को एक पैमाना बनाया जाता है। वितरणात्मक राजनीति में जाति को एक पैमाना बनाया जाता है। जैसे सामाजिक न्याय को हासिल करने के लिए, जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय को हासिल करने के लिए आरक्षण जैसी जो सकारात्मक कार्रवाई है, आरक्षण जैसी जो सकारात्मक कार्रवाई है, उसमें जाति को पिछड़ेपन की एक प्रमुख कसौटी माना गया। जाति को पिछड़ेपन की एक प्रमुख कसौटी माना गया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के बाद में, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के बाद में, जिसको मंडल केस कहा गया, उसमें बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण देने का पैमाना जाति को बनाया। जो आरक्षण देने का जो पैमाना है वह जाति को बनाया है। तो यह है डिस्ट्रीब्यूटिव जो पॉलिटिक्स है। इस डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिटिक्स में जाति को एक पैमाना बनाया जाता है और सामाजिक न्याय को हासिल करने के लिए आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्यवाही, उसमें जाति को पिछड़ेपन की एक प्रमुख कसौटी माना गया। ठीक है, ये जो इंदिरा साहनी का जो केस था, इसमें जाति को प्रमुख माना गया। तो इसीलिए भारत की आरक्षण संबंधी मांग में जाति को आधार बनाकर राजनीति आकार क्या है लेती है। यह है डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिटिक्स में इनके संदर्भ में क्या है कि आरक्षण को, मतलब जो आरक्षण है, इस आरक्षण देने का एक आधार जातिगत पिछड़ापन है। तो इससे भारत की राजनीति में जो जाति है उसकी भूमिका प्रमुख हो जाती है। जब आप ये कहेंगे, अब आपके यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय ये निर्णय देगा कि अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण में पिछड़ेपन की जो पहचान है उसकी एक कसौटी जाति हो सकती है, तो इसका सीधा सा यहाँ पर मतलब है कि अगर उसकी एक कसौटी जाति हो सकती है तो इसका मतलब सीधा सा है कि जातिवादी राजनीति भी इसके बेस पर होगी और उसके अपने सकारात्मक लाभ भी हैं और उसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी होंगे। तो यहाँ पर बच्चों वितरणात्मक राजनीति को भी क्या आप बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो पॉलिटिक्स होती है, चाहे हम नौकरियों को बांटने की बात करें, चाहे हम स्कूल कॉलेज में सीट्स को बांटने की बात करें, या फिर हम पदों को, राजनीति में पदों को बांटने की बात करें, तो हम सभी जातियों सभी समुदायों को के आधार पर हम मानते हैं कि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो इसमें जाति वाली राजनीति को भी क्या आधार मिलता है। और केवल वितरणात्मक राजनीति ही नहीं, दरअसल क्या है, विकासात्मक राजनीति में भी जब हम विकास की बात करते हैं तो विकासात्मक राजनीति में भी जातिगत संतुलन को साधने की कोशिश की जाती है। जातिगत संतुलन को साधने की कोशिश की जाती है। अब यहां पर क्या है, 27% ओबीसी आरक्षण जो है ये 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार की नौकरियों में बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया था। इस आरक्षण का जो विवाद हुआ वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आरक्षण को वैध घोषित किया और सर्वोच्च न्यायालय ने इस आरक्षण को वैध घोषित करने के साथ ही यह भी निर्णय दिया कि जातिगत जो जाति है वो पिछड़ेपन की क्या है यहाँ पर कि जाति जो है वो पिछड़ेपन का एक कसौटी बन सकती है, एक प्रमुख कसौटी क्या बन सकती है। केवल जाति के आधार पर पिछड़ापन हम भले ही डिसाइड न कर सकें, लेकिन पिछड़ेपन को निर्धारित करने की, पिछड़ेपन को तय करने की एक कसौटी क्या है, एक कसौटी क्या है, जाति है। अब इसके साथ ही बच्चों जो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है उसमें भी जातिगत संतुलन को क्या है, साधने की कोशिश की जाती है। और डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स में जो जातिगत संतुलन को साधने की कोशिश की जाती है तो विभिन्न विकास परियोजनाओं में
जातिगत सभी जातियों को समुचित लाभ मिले, समुचित लाभ मिले, इसका प्रयास किया जाता है। इसका जो प्रयास है वह प्रयास क्या किया जाता है। तो ये बच्चों क्या हुआ, आप 5 ये पॉइंट दिखाएंगे। इसमें इसके साथ ही रजनी कोठारी के उस विचार को भी आपको बताना पड़ेगा कि भारत में केवल राजनीति में जातिवाद ही नहीं है, बल्कि जातियों का भी क्या है, राजनीतिकरण क्या किया गया है। जो जातियां हैं उन जातियों का भी क्या है, राजनीतिकरण क्या किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़े बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। चलिए, ओके। अब इसके साथ ही बच्चों यहां पर क्या है कि जो राजनीति और जाति के संबंधों की बात है, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को लेकर, लोकतांत्रिक राजनीति को लेकर कि उसका असर क्या होगा। जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को लेकर क्या असर होगा। तो कुछ लोगों ने यह कहा कि लोकतांत्रिक जो राजनीति है, मतलब जो लोकतंत्र के भीतर जो राजनीति होती है, वो जाति प्रथा को और मजबूत करेगी। ठीक है, राजनीति में जातिवाद का बोलबाला हो जाएगा, बोलबाला होगा। ये एक प्रकार का मत है। ठीक है, फिर इसी तरह से बच्चों दूसरी तरह का क्या मत है, वो मत क्या है कि जाति प्रथा को समाप्त कर देगी। लोकतांत्रिक राजनीति से जाति प्रथा को या जातिगत भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा। ठीक है, और लोकतांत्रिक राजनीति के असर की, उसके इफेक्ट की जो 3 व्याख्याएं हैं, उस असर की 3 व्याख्याओं में बच्चों यहां पर इस बात की भी यहां पर चर्चा की, जातिगत जो भेदभाव है उस भेदभाव को क्या समाप्त किया जा सकेगा। जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के साथ साथ क्या है, यहां पर जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि राजनीति जो है वह जाति को या जातिगत भेदभाव को न तो मजबूत करेगी और न ही समाप्त करेगी। जाति को न तो मजबूत करेगी और न ही क्या है, समाप्त करेगी, बल्कि वह जाति को बदल देगी, चेंज कर देगी, जाति के स्वरूप में परिवर्तन लाएगी। लेकिन जाति प्रथा खत्म नहीं होगी। जैसे कि जब आप महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बच्चों पढ़ते हैं, तो वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, उसके एबोलिशन की बात क्या करते हैं कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको एबॉलिश कर दिया जाएगा। तो जातिगत भेदभाव को क्या है, समाप्त किया जा सकेगा। ये बात वे क्या कहते हैं, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब आप श्यामाचरण दुबे और एम एन श्रीनिवास शास्त्री जैसे समाजशास्त्रियों को देखेंगे, तो वो इस बात को लेकर निगेटिव हैं कि या जाति के असर को लेकर एक निगेटिविटी की बात क्या करते हैं। वे कहते हैं कि जो राजनीति है, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, उसमें नेता जाति के आधार पर वोट मांग मांग के जाति प्रथा को और मजबूत बनाएंगे। कहा तो हमारा संविधान का अनुच्छेद 15 ये कहता है कि अन्य बातों के साथ साथ राज्य जो है जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब कि जाति हमारे सार्वजनिक जीवन की पहचान का आधार क्या है, नहीं होगी। फिर इसी तरह से 15(2) ये कहता है कि समाज में लोग भी जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। यहां पर क्या है कि राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, यहां पर क्या है कि समाज में लोग भी क्या है, जो भेदभाव है वह भेदभाव क्या है, नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर इसके साथ ही बच्चों एक तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, वो तीसरी इंपॉर्टेंट यहां पर बात ये भी है कि अनुच्छेद जो 17 है, वो 17 छुआछूत को, जाति आधारित छुआछूत को खत्म करने की बात करता है। ठीक है, यहां लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप सोसाइटी से जाति को खत्म कर देंगे। जैसे कई बार हम कहते हैं या बच्चे भी आदर्शवादी लहजे में पूछते हैं कि सर ये जाति पाति समाप्त नहीं हो पाएगी। कोई भी सामाजिक संरचना जड़ से कभी भी खत्म नहीं होती, वो बदलती है, उसमें कुछ पुरानी बातें कमजोर पड़ती हैं और नई बातें जुड़ती हैं। इसलिए यह कहना कि राजनीति में केवल जातिवाद मजबूत होगा और राजनीति बिल्कुल जाति से ही संचालित होगी, यह भी बात ठीक नहीं है। यह कहना कि हम जाति को ही समाप्त कर देंगे, यह भी कहना ठीक नहीं है। दरअसल हम ये कह सकते हैं कि हम जाति में चेंज जो आ रहा है उस चेंज को और फास्ट कर सकते हैं। और यहां पर बच्चों ये जो विचार था, ये विचार था रजनी कोठारी का, बहुत प्रसिद्ध विचार था। इस विचार का कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि जाति को राजनीति जो है यहां पर ये जो विचार है वह विचार क्या है कि जाति को राजनीति क्या करेगी, वह क्या है, मजबूत नहीं करेगी, नहीं समाप्त कर पाएगी, वो जाति को बदलेगी। और इसी को कहा जाता है जातियों का राजनीतिकरण।
इसको क्या कहा जाता है? जातियों का राजनीतिकरण। राजनीतिकरण का मतलब यहां पर आधुनिकीकरण, उसका परिवर्तन। तो यहां पर इसका मतलब यह है बच्चों कि जब हम कास्ट और पॉलिटिक्स के इंडिया में उसके इंटरेक्शन या उसके रिलेशन की जब हम लोग बात करते हैं, एक तरफ कास्ट है, जाति है, और दूसरी तरफ क्या है? पॉलिटिक्स है, तो हम केवल यह सोचते हैं कि कास्ट ने ही पॉलिटिक्स को है इंपैक्ट किया है, इसीलिए कास्टिज्म जो है वो पॉलिटिक्स में आ गया। कास्टिज्म जो है वह क्या है? यह क्या है? पॉलिटिक्स में क्या आ गया। ठीक है, यहां पर क्या है? कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच में ये जो एक रिलेशन है वो इधर से चल रहा है। रजनी कोठारी ने कहा कि नहीं, दरअसल पॉलिटिक्स भी कास्ट को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? कि राजनीति से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको सत्ता प्राप्त करना होता है, उनको सत्ता में आना होता है। सत्ता प्राप्त करने के लिए उन्हें लोगों का समर्थन चाहिए, बहुमत चाहिए, और बहुमत या समर्थन के लिए वो लोगों को लामबंद करते हैं, अपने साथ क्या जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस जोड़ने की कोशिश में वे समाज में अपने आधार को तलाशते हैं। अगर किसी समाज में कोई वर्गीय आधार है, जैसे कि किसी समाज में अगर औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, तो उस औद्योगिक क्रांति की वजह से उस समाज में एक क्या है? मालिक वर्ग है, जो कारखाने का मालिक है, और दूसरा क्या है? मजदूर वर्ग है। तो वो ये देखेंगे कि मजदूर वर्ग के समर्थन से उनका जनाधार क्या है? बढ़ेगा, इसलिए मजदूरों की बात करेंगे। भारत में कोई औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी अंग्रेजों के जाने के बाद या पहले। तो भारत में कोई औद्योगिक क्रांति जो है वह औद्योगिक क्रांति क्या है? वह क्या है? नहीं हो पाने के कारण। औद्योगिक क्रांति जो है वह क्या है? नहीं हो पाने के कारण क्या हुआ? भारत में औद्योगिक क्रांति नहीं हो पाने के कारण दरअसल राजनीतिक दलों को समाज में आधार तलाशने के लिए परंपरागत जो संरचना थी, उस परंपरागत संरचना को क्या है? जो देखना पड़ा। और ये जो परंपरागत संरचना थी, उन्हें क्या मिला? कि समाज जातियों में बिखरा हुआ था, बटा हुआ था। इसलिए राजनीतिक दलों ने जातियों में जो बिखरा हुआ समाज था, उस बिखरे हुए समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। उन्हें क्या आश्वासन दिया कि आपका पिछड़ापन दूर करेंगे, आपकी मांगे क्या है उठाएंगे, आपके लिए बेहतर कुछ करेंगे। इसलिए राजनीति जो है वो समाज में अपने आधार को तलाशने के लिए परंपरागत संरचनाओं की शिनाख्त करती है, और परंपरागत संरचनाओं को क्या है? आधार भी बनाती है। भारत में भी यही हुआ। भारत में जो राजनीति ने समाज के भीतर जाति को तलाशना शुरू किया, तो इसमें उसने जाति को बदला भी। जैसे कि जो जाति प्रथा मूलक संरचनाएं थी, जो समाज में ऊंच नीच का भेदभाव था, वो किसी एक राजनीतिक दल का सदस्य बन जाने के बाद कोई सार्वजनिक रूप में क्या है? नहीं कर सकता था। तो निजी जिंदगी में आप भले ही भेदभाव करें, लेकिन सार्वजनिक जिंदगी में आप जैसे ही राजनीति में आते हैं और कम से कम जिसका समर्थन आप लेते हैं, उसको अपने से नीचे की बात या आप उसको अधीर बनाए जाने की बात नहीं कर सकते। जैसे बहुजन समाज पार्टी ने, बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में एक बार सत्ता हासिल करने के लिए ब्राह्मण और दलित वोटों को लुभाने के लिए उन्होंने एक विशेष प्रयास किया, जिसमें वो सफल भी हुए। तो अब ब्राह्मण और दलित समाज में सबसे उच्च और निम्न स्थान पर रहे हैं, लेकिन वो बीएसपी में जब आएंगे या बीएसपी को जब सपोर्ट करेंगे तो उसके आधार पर नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? कि केवल जाति ही राजनीति को प्रभावित नहीं करती, दरअसल राजनीति भी जाति को प्रभावित करती है। तो अगर यहां पर क्या है कि इस विचार की हम लोग बात करें कि जातियों का राजनीतिकरण, ये राजनीतिकरण क्या है? तो सबसे पहले क्या है कि यह विचार रजनी कोठारी ने प्रस्तुत किया था। इस विचार के अनुसार राजनीति जाति पर प्रथा की परंपरागत कठोरताओं को, जो परंपरागत कठोरता है, ऊंच नीच, जजमानी प्रथा, सोपानिकता को कमजोर करती है। राजनीति जो है जातियों में बिखरे हुए समाज में अगड़े और पिछड़े का ध्रुवीकरण करती है, पोलराइजेशन करती है। जैसे क्या है कि कोई समाज है जो अलग अलग जातियों में क्या इस तरह से बिखरा हुआ है। ठीक है, जब आरक्षण की जाति आधारित राजनीति आई तो उसने एक अगड़ा और पिछड़ा ये क्या है? दो ध्रुव बना दिए। तो यहां पर क्या है कि इनकी आपस में जो अलग अलग पहचान थी ना, वो पहचान कमजोर हुई। इसलिए जाति ने क्या किया, मतलब राजनीति ने क्या किया कि जाति को वर्ग में बदल दिया। जो सोशल था उसको इकोनॉमिक कर दिया, वर्ग में बदला। और ये आईएएस में सवाल भी पूछा गया। अमीर और गरीबी जो है वो जाति के साथ जोड़ी गई, और जाति को इसने जब वर्ग में बदला तो लोग अपने पिछड़ेपन को आर्थिक आधार पर समझने के साथ ही मांग करने लगे। आज भारत में आप देखिए कि जितने भी आरक्षण के मुद्दे हैं, अगर हम लोग यहां पर देखें, जितनी भी आरक्षण की मांग है उसमें सभी ये कह रहे हैं कि वे पिछड़े हैं, वो पिछड़े हैं और पिछड़े हैं। जैसे जाट आरक्षण हम पिछड़े हैं साहब, फिर इसी तरह से पटेल आरक्षण गुजरात में हम पिछड़े हैं। इवन मराठा भी ये कह रहे हैं कि वो पिछड़े हैं और इसलिए आरक्षण को देना चाहिए। अगर उनसे पूछा जाए कि आप पिछड़े किस बेस पर हैं, क्या आप सामाजिक पायदान पर पिछड़े हैं, क्या आप शैक्षिक पायदान पर पिछड़े हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड में पिछड़े हैं, या आप आर्थिक पायदान पर, तो उनमें से ज्यादातर ये कहना चाहिए कि हम तीनों पर पिछड़े हैं। तो ये जो चेतना है, जाति की जो चेतना थी, उस चेतना को क्या है वर्ग में क्या बदल दिया, क्लास में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जो जाति की जो चेतना है उस चेतना को क्या है वर्ग में क्या है बदल दिया। तो ये यहां पर क्या है एक इंपॉर्टेंट बात है कि जातियों का राजनीतिकरण हुआ। यह विचार रजनी कोठारी ने प्रस्तुत किया था। इस विचार के अनुसार राजनीति जाति प्रथा की परंपरागत कठोरता, जजमानी प्रथा, सोपानिकता को कमजोर करती है।
कमजोर करती है। राजनीति जातियों में बिखरे हुए समाज में अगड़े और पिछड़े के रूप में क्या कर देती है बच्चों, ध्रुवीकरण कर देती है। इस तरह से यहाँ पर आप इस विचार को भी दे सकते हैं और ये पूछा भी जा सकता है आपसे, क्योंकि ये आरएएस के जीएस के पेपर में एक बार पूछा भी जा चुका है। इसको आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स। और ये वाला आप लोगों ने नोट किया, ये जो पॉइंट है लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक है, अब यहां पर बच्चों लोगों ने दिखाया कि जो जाति राजनीति है वो भारत में कैसे है, और एक परंपरागत धारणा है कि लोकतांत्रिक जो राजनीति है इसमें क्या है कि लोकतांत्रिक राजनीति की असर की 3 व्याख्याएं हुई। एक हुआ कि लोकतांत्रिक राजनीति जाति प्रथा को और मजबूत करेगी, एमएन श्रीनिवास शास्त्री, श्यामाचरण दुबे इस बात को कहने लगे। दूसरा, जातिगत भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात को कहने लगे। तीसरा, जाति को न तो मजबूत करेगी और न ही समाप्त करेगी, राजनीति जाति को बदल देगी, और विशुद्ध रूप से राजनीति ने जाति को बदल दिया। राजनीति ने जाति को वर्ग के रूप में क्या है परिवर्तित कर दिया। यहां पर मैंने दिखाया कि कास्ट ही पॉलिटिक्स को चेंज नहीं करती, कि पॉलिटिक्स में कास्ट जमा जाता है, पॉलिटिक्स भी कास्ट को चेंज करती है। और उसने किया भी, राजनीति सत्ता प्राप्त करने के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है, लोगों के साथ लोगों को लामबंद करने की कोशिश करती है। ऐसा करने के लिए समाज में अपने आधार तलाशती है। समाज में अगर पहले से एक वर्गीय आधार है तो राजनीति वर्गीय आधार से जुड़ेगी। समाज में क्या है, अगर एक परंपरागत संरचना है तो उस परंपरागत संरचना से वो जातिगत संरचना से जुड़ेगी। भारत में भी राजनीति क्या है, जाति की परंपरागत संरचना से जुड़ी। उसने जोड़ने के लिए, क्योंकि अगर किसी एक जाति का समर्थन किसी राजनीतिक दल के पास है, अगर लालू प्रसाद यादव जी के पास केवल मुस्लिम का समर्थन होता तो शायद कभी भी सत्ता उतने साल तक हासिल नहीं कर पाते। उन्होंने माई इक्वेशन बनाया, मुस्लिम और यादव और उसके साथ ही कुछ और जातियों के। फिर इसी तरह से नीतीश कुमार जी ने नॉन यादव ओबीसी जो कास्ट थी उसको लेकर क्या उन्होंने मेजर क्या है एक क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया या जोड़ने की कोशिश की। तो यहां पर राजनीति अपनी जड़ों को समाज में तलाशने के लिए जातिगत निष्ठाओं को अपने साथ क्या जोड़ती है। और बीजेपी ने भी क्या किया कि बीजेपी ने नॉन यादव ओबीसी और इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस प्लस जनरल और भी जो जनरल है उनको क्या जोड़कर क्या है अपनी राजनीति की चाशनी क्या है बनाई। तो यह इस तरह से क्या राजनीतिक दल एक समाज में जो जातिगत निष्ठाएं होती हैं उन जातिगत निष्ठाओं को क्या लेते हैं और उनको क्या करते हैं कि आपके लिए हम ये करेंगे, आपको ऐसा कर देंगे, आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो ये जातियों को क्या कर देता है, वर्ग में बदल देता है। इस तरह से भारत में इतना जबरदस्त असर रहा कि राजनीति ने धीरे धीरे क्या किया, जाति को क्या है वर्ग में क्या बदल दिया। सर राजनीति में जातिवाद या जातियों का राजनीति, जातियों दोनों चीजें हैं। राजनीति में जातिवाद भी है लेकिन जातियों का आधुनिकीकरण भी हुआ, क्योंकि राजनीति ने जातियों को लामबंद करना सिखाया, राजनीति ने जातियों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। तो दोनों चीजें हैं। इसका मतलब क्या है कि केवल हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ नेगेटिव ही है, इसमें कुछ चीजें क्या है पॉजिटिव भी हैं। दूसरा यहां पर बच्चों कि आपको एक और बीपीएससी में एक और टाइप मिलेगा जहां पर क्या है कि अगर हम लोग इसको कहें कि भारतीय राजनीति में, भारतीय जो राजनीति है इसमें वर्ग की, क्लास की भूमिका, क्लास की भूमिका, ठीक है। दोनों में और दोनों सही है ना, कौन सही क्या है, दोनों सही है ना, दोनों प्रवृत्तियां हैं। वो तो कह रहे थे रजनी कोठारी जी की एक ही सही है, लेकिन वास्तविकता है कि जातिवाद भी है और जातियों का राजनीतिकरण भी है, ठीक है। अब यहां पर पहली चीज को हम लोग देखें कि वर्ग की भूमिका क्या है। भारत में मार्क्सवादी एवं समाजवादी विचारधारा पर आधारित राजनीतिक दल, भारत में मार्क्सवादी एवं समाजवादी विचारधारा पर आधारित राजनीतिक दल अमीर एवं गरीब वर्गों के हितों के संरक्षण में, गरीबों के हितों में राजनीति पर बल देते रहेंगे। टाटा बिरला, अडानी अंबानी या सूट बूट की सरकार जैसे शब्द सरकारों को गरीब विरोधी एवं अमीर समर्थक कहकर आलोचना करने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। एक तो यहां पर बच्चों ये है। दूसरा पॉइंट यहां पर बच्चों ये है कि भारत में निम्न आर्थिक वर्ग रोटी कपड़ा मकान, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों के आधार पर राजनीति
मतदान व्यवहार करता है, मतदान व्यवहार करता है। ठीक है। तीसरा, भारत में मध्यम वर्ग सुरक्षा जैसे मुद्दों के आधार पर या राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर मतदान क्या करता है। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर क्या है, मतदान क्या करता है। इसी तरह से चौथा, भारत में किसान वर्ग एवं कामगार वर्ग भी राजनीति में अत्यंत प्रभावी भूमिका अदा करता है, भारत में कई किसान नेता और ट्रेड यूनियन की राजनीति से शुरुआत करने वाले नेता जैसे चौधरी चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस राष्ट्रीय राजनीति में स्थान बनाने में प्रमुख है। ठीक है, ये है बच्चों, इतने पॉइंट्स क्या है आपको नोट करने हैं। इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया कि भारत की राजनीति में जाति व वर्ग की भूमिका। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं भारत की राजनीति में लिंग की भूमिका को डिस्कस करूंगा और वो क्वेश्चन आपको वहां पर मिल भी सकता है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन जो है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हो गया पूरा। सोपानिकता का मतलब हायरार्की, पद सोपान, उच्च निम्न से ही सोपानिकता बनती है। तो सोपानिकता का मतलब हायरार्की है कि कुछ उच्च है कुछ निम्न है, इसको क्या है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं।